हेलो AMU JMI एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट्स लर्निंग सेंटर। एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं समझता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा था। अपना लेक्चर 2 जो थे डिलीवर्ड हो गए थे यूट्यूब पर। ये लेक्चर 03 है। हम आज लेक्चर 03 देखेंगे और हमने क्या क्या इस यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड हैं, LC पर और यजदानी JMI पर। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं बाकी के 2 लेक्चर्स। अब लेक्चर 2 में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइफ प्रोसेस देखा था और न्यूट्रिशन देखा था। लेक्चर 2 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। आज लेक्चर 03 है, इसमें हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं कि रेस्पिरेशंस को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रिवाइज होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि रेस्पिरेशन जो है कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस में हमने फूड बनाया था उसी का ब्रेक डाउन होगा। अगर मैं रेस्पिरेशन को कह दूं कि केमिकली जो रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की वो एनालोगस होती है फोटोसिंथेसिस के, तो बिल्कुल सही होगा। बट सारे स्टेप्स जो है उसके एनालॉगी नहीं होते हैं, यानी कि एनालॉगी का मतलब होता है अपोजिट। उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। तो उसी को हम आज देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है और उसको देखते हैं। लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक में हमारा, जैसे हमने बताए थे आपको, AMU वाले में JMI एंट्रेंस के लिए हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा आपको। और जो टॉपिक थे हमारे यानी कि न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन तो हमने क्या था कंप्लीट कर लिया आपका। इसमें न्यूट्रिशन के अंदर हमारा क्या आ गया था, डाइजेशन भी आ गया था। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन टॉपिक को देखते हैं हम। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन होता क्या है तो एक बार समझ लें कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन को बहुत से लोग ब्रीदिंग से मिक्स कर देते हैं, बट ब्रीदिंग अलग प्रोसेस है और रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या है, जो ऑक्सीजन हमने ली और CO2 बाहर की, यानी कि फाउल गैसेस हमने बाहर की, उसको जनरली हम ब्रीदिंग बोल देते हैं। रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमने खाना यानी कि इनटेक किया था या प्लांट्स ने खाना बनाया था उस खाने का ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेशन में उस खाने का। तो कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस respiration is a process in which oxidation of food takes place। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है। यानी कि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, मैंने आपको कहा है, तो मैं इसको पूरा करूंगा वादे को अपने के, आपका फोटोसिंथेसिस पूरा रिवाइज कराऊंगा और इस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ने में काफी मजा भी आएगा। क्योंकि जब आपने पुराने टॉपिक को रिलेट करेंगे तो रिवाइज होगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड का ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। बट हमारा क्या हो रहा था, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे वहां पर रिडक्शन हो रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी एटमॉस्फेयर से, उसका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। क्योंकि वहां पे C6H12O6 बन रहा था, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, वहां पर रिडक्शन हो रहा था। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है। जो हमने फूड बनाया था यानी कि C6H12O6 बना था हमारा, प्लस हमारा वहां पे क्या बना था, ऑक्सीजन बना था। और क्या बना था हमारा, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में। तो उसी फूड का तो मैं ब्रेक डाउन करूंगा यहाँ पे। तो C6H12O6 इसका ब्रेक डाउन काय में होगा, बिल्कुल रिएक्शन को अपोजिट कर दो। मैंने बोला है कि केमिकली तो रिएक्शन 100% एनालोगस है, यानी कि अपोजिट है। तो बनेगा क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पहले रिएक्शन इधर जा रही थी, फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन क्या थी, फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन ऐसे जा रही थी। फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन इस साइड से ही तो हमने शुरू की थी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सनलाइट, फोटोसिंथेसिस के वो अलग टर्म्स थे थोड़े से। तो क्या था, हमारा C6H12O6 बन रहा था, ऑर्गेनिक फॉर्म बन रही थी। बट अब उस ऑर्गेनिक फॉर्म का ब्रेकडाउन होगा तो उसी को रेस्पिरेशन कहेंगे। अब इस ब्रेकडाउन में क्या होगा, हमको कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। ये एनर्जी क्या होती है अभी देखते हैं, आगे आगे इस एनर्जी के बारे में भी समझेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे हमको एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन बताया था। अब ये रिएक्शन में क्या है, हम एक बड़े कंपाउंड को तोड़ रहे हैं, यानी कि C6H12O6 जो मैंने लिखा, ग्लूकोज जिसको कहते हैं, इसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ब्रेक डाउन में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक हो रहा है। और मैंने आपको वहां पे बताया था अगर किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इस ब्रेक डाउन की वजह से ये एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। उसी को रिलेट करें, अपने लेक्चर को रिलेट करें। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये लेक्चर आज के लिए आपका बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आपको लेक्चर, वही लेक्चर में रिवाइज करा रहा हूं, बट उसको रिवर्स फॉर्म में थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, दिस इज ये तो ग्लूकोज है हमारा। ठीक है, यहां पर हमारी एनर्जी की फॉर्मेशन हुई। अब इसमें मैं जो बोल रहा हूं, मैंने जो ये टर्म लिखा दैट इज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन होता हुआ कहां दिख रहा है, इसी को तो समझना है हमको कि ऑक्सीडेशन हो कहां रहा है, ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है, इसी को तो समझना है कि भाई ऑक्सीडेशन हो कैसे रहा है। यहाँ पे C6H12O6 था, तो यहाँ ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है यही तो समझना है। ये जो हाइड्रोजन था आपका, दैट्स हाइड्रोजन, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, यानी यहां से CO2 से रिमूव हो गया, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस हाइड्रोजन की रिमूव की वजह से, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसको क्या कहते हैं, आपका ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर गया, तो ये इसलिए रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी, उसको धीरे धीरे समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के जस्ट अपोजिट हुआ रेस्पिरेशन, समझे। ठीक है, और ब्रीदिंग एक अलग कंसेप्ट है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, पूरा मैकेनिज्म समझेंगे कि हाउ टू ब्रीथ अ ह्यूमन बीइंग, वो पूरा देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पूरा भी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ठीक है, ह्यूमन ब्रीदिंग पर डिटेल में बात करते हैं चैप्टर में धीरे धीरे। तो अब होता क्या है, रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आगे देखते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स को, देखते हैं। रेस्पिरेशन की अभी डेफिनेशन पढ़ी है, आप टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन वो आपकी टर्मिनोलॉजी जो भी आप प्रोनाउंस करें वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एक आता है आपका एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐड कर लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ये फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ पे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ब्रेक डाउन फूड का कैसा होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन भी। तो मैं यहां पे ब्रेक डाउन लिख देता हूं सिंपल में, आपका कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंट में,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट की वजह से ही इसको एरोबिक रेस्पिरेशन किया गया है। इसकी रिएक्शन जो है वो सेम रिएक्शन हो जाएगी जो भी मैंने पीछे लिखी थी, कौन सी, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन होगा फूड का कंप्लीटली, काय में आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, और यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें थोड़ा सा एटीपी को 36 एटीपी और 38 एटीपी का मसला होता है। ये आप 36 और 38 एटीपी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। एक सिस्टम होता है सटल सिस्टम, वो सटल सिस्टम आपको पूरा समझाएगा कि एटीपी के ये 36 या 38 का क्या है। अभी बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि 30 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिलती है वो इन द फॉर्म 38 एटीपी होती है। कितनी, 38। ठीक है, 38 एटीपी फॉर्म में ये एनर्जी होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपका हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और हाँ, ये क्वेश्चन जो बन के आएगा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बच्चे 8 क्लास में पता होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन है। कैसा ब्रेकडाउन है, कंप्लीट ब्रेकडाउन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसा ब्रेकडाउन है, दैट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब बात करते हैं दूसरा रेस्पिरेशन का क्या टाइप होता है। ठीक है, एक मिनट। तो टाइप 2 है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक टाइप 2 है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मेरे साथ साथ आप इस चीज को रिवाइज करते चले, लेक्चर को देखते टाइम ये जो जिस टाइम मैं लिख रहा हूं इसमें आपको रिवाइज करना है, यानी कि अपने आप दिमाग में अपनी हल्के हल्के साइड में अगर कोई बैठा है, बहुत से लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो स्लोली अपने माइंड में इस चीज को रिवाइज करें। इससे क्या होगा, आपके कॉन्शियस माइंड में ये चीजें आपके फिट हो जाएंगी, यानी माइंड में आपके जो है बैक एंड माइंड में फिट हो जाती हैं सारी चीजें, तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी टाइप क्या है हमारी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है बट कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पार्शियल वर्ड यूज कर सकते हो, नॉट कंप्लीट कहने से अच्छा पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, और ये जो होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंट नहीं होती है। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो पार्शियली ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का। तो आप देख सकते हैं पार्शियली ब्रेकडाउन क्या होगा, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी तरीके से नहीं टूटे, किसी एक कंपाउंड में टूट जाएगा, दूसरे कंपाउंड में टूट जाता है। देखो मैं आपको दिखा सकता हूं कौन से कंपाउंड में आपका टूट सकता है। AC6H12O6 ये इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी पार्शियल कंपाउंड में, किसी अल्कोहल में टूट जाए, एथाइल अल्कोहल, यहां पर हम कह सकते हैं एथाइल अल्कोहल। मैं लिख देता हूं एथाइल अल्कोहल को, आपने पढ़ा होगा ये, C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी यहां पे भी निकलती है। ठीक है, इस एनर्जी को मान सकते हो आप 2 ATP बोलते हैं कि तो एनर्जी 2 ATP की फॉर्म में निकली। ठीक, अब ये था कि पार्शियली पूरी तरीके से नहीं टूटा ना, वहां पर CO2 में टूट रहा था पूरा कंपाउंड, अब ये कुछ अल्कोहल बन गई, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो पार्शियल ब्रेकडाउन है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 वर्ड का ध्यान रखना, एक तो ये फूड जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल होता है और ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। ठीक है,
ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, इसको बोलते हैं हम दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मैंने आपको एरोबिक बता दिया, एनारोबिक बता दिया और आपको क्या रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन बता दी। अब कहाँ क्या कैसे टूटता है इसको एक बार देख लेते हैं। स्लाइड पर है, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन। जो हमने फूड लिया था न्यूट्रिशन में, मैंने बताया आपको फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाया था प्लांट्स ने, किस फॉर्म में बनाया था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब गेट ऑक्सीडाइज मैंने आपको लिख दिया, ऑक्सीडाइज यहाँ पे ये लिखना मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज लिख दी, ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, यानी कि रिलीज करेगा, मैंने बता भी दिया आपको एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वेरियस एक्टिविटीज में वो एनर्जी यूज हो जाएगी। अरे भाई अलग अलग एक्टिविटीज में इस एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा। ह्यूमन की बात करें तो एनर्जी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स और आपका नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होने में अलग अलग तरह से ये एनर्जी यूज हो जाती है। मैंने बताया था आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में दो प्रकार के, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक क्या है, अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। किसकी मदद से हो रहा है ध्यान रखें, अकर्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पॉन्सिव फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन। देखो जो मैंने बात लिखी थी, मैं आपके लिए स्लाइड इसलिए लाता हूं कि आप इसको अच्छे से अपनी अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लें। ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज का CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। क्या मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी थी C6H12, पूरी बैलेंस रिएक्शन है जो हमारी फोटोसिंथेसिस में थी उसका। और यहाँ पे क्या है, CO2 H2 में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, मैंने एनर्जी के बारे में भी आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे इनकम्प्लीट, मैंने बोला है पार्शियल, बात एक ही होती है इनकम्प्लीट या पार्शियल की। तो यहाँ कैसा ब्रेक डाउन हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो लिख रहा है आपका इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे लिख रहा है C6H12O6 2CO2 C2H5OH, यानी कि ये एथाइल अल्कोहल ही है जो मैंने आपको बताया है। दैट इज एथाइल अल्कोहल, दैट इज एथाइल अल्कोहल दैट इज एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस रिएक्शन आपकी लिख रही है। बैलेंसिंग तो आप जानते ही होंगे, अगर आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बैलेंसिंग तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी में बैलेंसिंग से क्वेश्चन आना नहीं है, केमिस्ट्री में आएगा, आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ लिया है। बट यहाँ पर हमको अपना कंटेंट पर ध्यान देना है कि क्या हमारा कंटेंट यहाँ बायोलॉजी का है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनी किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ का C6H12O6 का, वहां तो पूरी तरीके से CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होगी। अब एक टर्म आ जाता है, स्पेशली हम बोल देते हैं इसको फर्मेंटेशन। काय को फर्मेंटेशन बोल लेते हैं। इसी रिएक्शन को एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही टाइप होता है फर्मेंटेशन जो रिएक्शन है। बट अभी मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूं क्या है। इट हैज बीन रिपोर्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन है, ये एथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने एग्जांपल दिया है। आप इसको एथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ईस्ट में होती है, मैं आपको इसका डिटेल में एक मिनट समझा देता हूं। यानी कि जो ग्लूकोज बना, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि जो आपका फ्लो चार्ट बना के, इसमें कोई खाली स्लाइड नहीं है क्या, खाली स्लाइड नहीं है क्या कोई, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ये वाली स्लाइड ऐड की मैंने और ये स्लाइड मैंने ऐड की। ठीक है, ये स्लाइड मैंने ऐड की। एक मिनट में बता देता हूँ कि क्या क्या फैट है, ये ग्लूकोज कैसे टूटेगा, कहाँ कहाँ क्या बनेगा, एक बार इसको समझ लेते हैं हम। ये जो हमारा C6H12O6 है, C6H12O6 है, दैट इज C6H12O6 है, C6H12O6 इसका कैसे कैसे ब्रेकडाउन होगा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। C6H12O6 है, इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये C6H12O6 है, इसका ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है आपका, तीन तरीके से इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। ये C6H12O6 सबसे पहले आपका काय में टूट जाता है, एक होता है हमारा पायरुवेट, यानी कि 3 कार्बन कंपाउंड है। C6H12 कितने कार्बन कंपाउंड है, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड है ये, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड। अब इसका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस, तो ये एक आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप कह सकते हो। ये C6H12O6 जो है, पहले एक करके हम इसको तोड़ते हैं। C6H12O6
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये बनाता है पायरुवेट, क्या फॉर्मेशन करता है, पायरुवेट, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटता है और बनाता है पायरुवेट। पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, 3 का मतलब कार्बन है और दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। यानी कि जो हमने अपना न्यूट्रिशन जो लिया था, यानी कि C6H12O6 बना हमारा ग्लूकोज, जो फूड था उसका किस किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, उसी को मैं आपको इस फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। काफी इंपॉर्टेंट है ये फ्लो चार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेस पर आपका एमयू जेएमआई में, ठीक है। तो पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूट सकता है पायरुवेट में, जो कि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ, तो भाई 3 कार्बन कहाँ गए, तो एक्चुअली में कहीं नहीं गए, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके ही 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसके 2 मॉलिक्यूल बने, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल बने, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ऑलरेडी। तो ये 6 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में टूट सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको भी एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये सेल्स के अंदर कहाँ होती है, इस रिएक्शन की लोकेशन पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं 11वीं क्लास में। तो इसको ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस करते हैं, क्रेब्स साइकिल में डिस्कस करते हैं, बट उन चीजों पे, इन नामों पे अभी नहीं जाना है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, अभी नहीं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पायरुवेट बना और ये जो पायरुवेट बनने तक की ग्लूकोज से रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसकी लोकेशन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई आपके एंट्रेंस में भी। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान रखें। जो इसकी लोकेशन हो रही है इस रिएक्शन की, ये हो रही है आपकी कहां पर, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये जो लोकेशन है इस रिएक्शन की वो है आपकी साइटोप्लाज्म। अब ये जो पायरुवेट में टूटा C6H12O6 और कैसे टूट सकता है, और क्या फॉर्मेशन हो सकती है। अब ये पायरुवेट आगे जा सकता है अलग अलग रिएक्शंस में, कैसे जा सकता है मैं आपको दिखाता हूं। ये पायरुवेट आपका आगे, यही पायरुवेट जो है ये आपका, दिस पायरुवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है। ये एक रिएक्शन जो अगली रिएक्शन होने जा रही है, यहां तक की रिएक्शन साइटोप्लाज्म में थी, ये पायरुवेट का आगे जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जा सकता है। क्या होगा इसका, इन माइटोकॉन्ड्रिया ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और इन द फॉर्म ऑफ वाटर H2O प्लस पानी भी बना लेगा। तो ये जो पायरुवेट आगे जाके CO2 प्लस वाटर में ब्रेक हो रहा है, ये रिएक्शन होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपने ब्रेक डाउन देखा C6H12 का किस तरीके से फॉर्म हुआ। पहले 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना आपका पायरुवेट, वो पायरुवेट आगे एक अगली रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ब्रेक डाउन होगा उसका CO2 में, और कहां पे होगा उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी रिएक्शन जो यहां से पायरुवेट तक की रिएक्शन हो रही थी वो आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही थी। कहां पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। अभी मैं इस रिएक्शन को आपका एक बार दिखा देता हूं आपको, इस रिएक्शन को मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई एनसीईआरटी में भी लिखो भी है, जो मैं बता रहा था अभी कि ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यहां पे लिखा है एग्जैक्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म। देखो ये लाइन लिखी हुई है, ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट दैट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज होती हुई दिख रही है। वही रिएक्शन को एक छोटे से फ्लो चार्ट में आपका टाइप में क्या हुआ है। और अब ये पायरुवेट मैंने आपको बताया कि आगे जाके पायरुवेट कहां बन रहा है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस वाटर, फिर कुछ एनर्जी तो रिलीज होनी है इसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है हमारी, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी तो रिलीज होगी होगी। तो क्या हुआ, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज था पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहां पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुवेट आगे जाके कहां जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, ठीक है। तो यही रिएक्शन मैंने अभी ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है तो उसको क्या कह देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। कहां पे हो रही है, दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है। अब ये पायरुवेट और भी कई तरीके से टूट सकता है, कैसे कैसे टूटेगा एक बार और बता देता हूं आपको मैं।
कौन सी स्लाइड थी हमारी, कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। अब एक पायरुवेट का टूटने के तरीके थे, पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा, तो ये जो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वाला नंबर 1 तरीका था, दैट इज 1। यही पायरुवेट अब आपका दूसरे तरीके से टूट सकता है, काय में ये टूट सकता है C2H5OH प्लस वाटर, नहीं CO2 प्लस एनर्जी तो निकल ही रही है, इस एनर्जी तो वहां पे निकल ही रही है क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी तो निकलेगी। अब ये C2H5O प्लस CO2 प्लस एनर्जी की रिएक्शन तो अभी तुमने पीछे देखी है, कहां पे देखी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने बताया था आपको इथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन भी इस रिएक्शन को बोल सकते हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल हो जाएगा, एथाइल अल्कोहल की फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं C2H5OH प्लस CO2 प्लस कुछ एनर्जी निकली, ये हमारा ब्रेक डाउन हुआ, बट ये कहां कैसे हो रहा था, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा था, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, absence of oxygen, in the absence of oxygen। कैसे हो रहा था, in the absence of oxygen। अजान हो रही है, अभी 1 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अजान हो गई, अजान का थोड़ा सा अजान की आवाज थी। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या था, C2H5OH CO2 प्लस एनर्जी बन रहा था, इसको मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा था। बट ये कहाँ होता है, इसकी भी एक लोकेशन लिख सकते हो आप, ईस्ट में ऐसा देखने को मिलता है, ईस्ट, जो कि हमारा यूनिसेलुलर क्या होती है, फंजाई होती है, इन ईस्ट सेल, इन ईस्ट में हमको क्या है, ये फर्मेंटेशन मैंने बताया था, इसको हम एक फर्मेंटेशन का एनारोबिक रेस्पिरेशन है, बट एक टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है, उसको हम, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, C2H5 क्या है, एथाइल अल्कोहल है, तो इस वजह से हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। तो जो ये पायरुवेट था, एक तो आप तो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गया और वहां पे ब्रेक डाउन हो गया CO2 में, ठीक है। और यहाँ आपका एक तरीका ये था कि ईस्ट सेल में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई, वहां पर आपका अल्कोहल बना, एथाइल अल्कोहल प्लस आपका CO2 का एक मॉलिक्यूल। तीसरा पायरुवेट, तीसरी तरीके से जो ब्रेक डाउन होता है, यही पायरुवेट है, यही पायरुवेट है आपका, यही पायरुवेट है, ये भी ब्रेक डाउन तीसरे तरीके से हो सकता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। काय में ब्रेक डाउन हो सकता है, लैक्टिक एसिड में, आपका काय में ब्रेक डाउन हो सकता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड, ये भी आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड। और ये रिएक्शन हो कहाँ रही होती है, आपने सुना होगा, जब आप कोई रनिंग कर रहा होता है, एथलीट्स रनिंग कर रहे होते हैं, तो उनके जो पेन होने लगता है, थकावट होने लगती है, वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये वही रिएक्शन की बात हो रही है, यह होती है आपकी इन मसल्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन, इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी स्पेशल नाम दे देते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ठीक है। ये भी इन मसल्स हो रही है, तो यहाँ पे भी हमारी ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ऑक्सीजन की अब्सेंस है। तो यानी कि पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक डाउन हुआ, 2 कैसे, एनारोबिक तरीके से, एक जगह एरोबिक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया लोकेशन थी, और एनारोबिक में जो लोकेशन थी आपकी साइटोप्लाज्म थी, एंड आपकी एक मसल सेल्स की लोकेशन थी। तो अब मैं देखता हूं आगे स्लाइड्स में क्या है डिटेल, ये हमने देख लिया है आपका। तो फर्मेंटेशन की बात यहाँ पे स्लाइड्स में भी लिखी हुई है, फर्मेंटेशन हैज बीन रिपोर्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लाइक लैक्टिक एसिड इन मसल सेल। और जो रिएक्शन है C6H12O6, वहां पे क्या बन रहा है आपका, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड। बट जो ये रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की रिएक्शन है, जो मैंने आपको बताई थी, वो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की रिएक्शन है, लैक्टिक एसिड की मैंने आपको बता दिया कि लैक्टिक एसिड बनता। ये जो एग्जाम्पल है, ये वो भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे इसका मैं रिएक्शन ले आया हूँ, और ये रिएक्शन जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की नहीं है, ये रिएक्शन जो है आपकी
दैट इज एल्कोहलिक 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 फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है आपकी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होता है। तो दो तरीके की फर्मेंटेशन थी। जो आपका लैक्टिक एसिड था वो मसल सेल में बन रहा था, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, हमने आपको डिटेल में बता दिया है। ये वाली बात मैंने आपको समझा दी है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईच सेल में ये लैक्टिक एसिड इसी को तो यही तो रिएक्शन है पीछे बताइए कौन सी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और ये बना आपका। ठीक है, एथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। एथेनॉल के बारे में बता रहे हैं, आप जानते ही होंगे, आप केमिस्ट्री पढ़ना है तो एथेनॉल के बारे में आपको पता होगा। लैक्टिक एसिड एनर्जी ये भी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रही है और ये मसल सेल में हो रही है। ये दोनों जो है आप इनको कह सकते हो दैट इज टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन था। अब जो ये रिएक्शन थी इसकी जो डिटेल मैंने आपको बताई है वही डिटेल यहाँ पे आपके किस लेवल पे लिख रही है। ये आप जो पीछे सारी डिटेल हो गई एमसीक्यू सारे बन जाएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम भी दे रहे होंगे ना अभी, तो ये बोर्ड एग्जाम में लिखने की नहीं, आपकी डिटेल्स है पूरी ये लैंग्वेज। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि तीनों केसेस में तुम पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ही होगा। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, बाद में ही तो पायरुवेट 3 तरीके से टूट रहा। पहले अगर एक मैंने वो रिएक्शन अलग एक साथ लिख दिया, अलग लिखे हुए, आपसे पूछे कि भाई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बताओ, तो तुम ग्लूकोज को ही तो तोड़ के लाओगे। पहले ग्लूकोज तोड़ा, ग्लूकोज तोड़ के पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट से क्या बनाओगे, एथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो ये तीनों केसेस में कह रहा है पहला स्टेप टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ 3 कार्बन कंपाउंड। मैंने आपको लिखवाया है 2 मॉलिक्यूल, यहां पे ये बात लिख दी, देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखा है नहीं, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिखा है नहीं आपका, कहां पे लिखा है 2 मॉलिक्यूल, कहां लिखा है जल्दी बताएं। ये लिखा है 2 से जो मल्टीप्लाई करिए 2 मॉलिक्यूल बोला है मैंने इसको, तो यहां पे ही लैंग्वेज लिख दी, बस इंग्लिश में लिख दिया इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुविक एसिड, यानी कि पायरुविक एसिड या पायरुवेट बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये जो हो रहा है साइटोप्लाज्म हो रहा, यानी कि सारी रिएक्शन में जब पायरुवेट बनेगा, वो पायरुवेट बनने तक की प्रक्रिया जो है वो साइटोप्लाज्म में होगी। आगे की जो प्रक्रियाएं होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी हो रही है आपकी, जहां पे पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा है कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, वही एक एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन है। यानी इसको समझाया ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। मैंने आपको बता दिया, वो दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल थे। यहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। और ये रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में हो रही है। और कहाँ हो रही थी, ये ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है। अगर लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन है तो वो मसल्स में होगी। ठीक है, इन मसल सेल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक सेल इज फॉर्म। ये मसल सेल में आपका हो रहा, जो बात हमने पीछे की थी बस यहाँ पे उसका टेक्स्ट था आपका, डिटेल हमने उसको समझ में लिया। ये स्लाइड दोबारा कॉपी हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो एनर्जी हमारी रिलीज हुई, यानी जहां पर हम अभी एनर्जी लिख रहे थे, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP लिखा और एनारोबिक में 2 ATP लिखा। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP की फॉर्म में रिलीज होगी। बाकी उस ATP से हमारा जो है हम उसको यूज करेंगे अपनी अलग अलग रिएक्शंस में, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में नीड होगी तब वहां पे वो यूज होगी। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ नर्व इंपल्स है तो वहां पे वो एनर्जी यूज होगी, एक्सेट्रा और सारी एक्टिविटीज में जो एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP होगी। अब ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे T आपका मिसिंग है, दैट इज ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP। अब बनती कैसे है ये पहले एक मिनट समझो, एक्चुअल में ATP की फॉर्मेशन कैसे हो रही है मैं तुम्हें समझाता हूं। एक ADP दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर, एक फॉस्फेट और मिलता है, PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन होती है, काय की फॉर्मेशन होती है,
एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। अब ये एटीपी बनी कैसे? ये जो बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड की जड़ रहा है तो कुछ एनर्जी, जो एनर्जी हमें अपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो एनर्जी मिली उसकी वजह से ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा और एटीपी की फॉर्मेशन हुई, यानी कि उसको यहाँ पे जो एनर्जी यूज हुई उसकी वजह से ये एटीपी बनी। अब ये एनर्जी एटीपी जो है इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, इसको सेल्स की यानी करेंसी है सेल्स की। अब ये करेंसी सेल्स की है तो सेल्स अपने अपने, जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है, तो हम रुपीज को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका यूज करते हैं। कहाँ हमको यूज करना है तो उसकी करेंसी है, अब एटीपी उसकी एनर्जी है, उसको सेल्स कैसे यूज करेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलने से हमारी एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। तो अभी ये हमको ये देखना है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी, यानी कि एडीपी से बनी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं एटीपी को, और एडीपी को डाइफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट हैं, यहाँ पे 3 ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट हैं, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनी एडीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये पीआई जो लिखा है मैंने आपका क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट बोल दो, फॉस्फेट जो बोला जाए वो बोल दो, ठीक है। व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप इन लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, तो इतनी मोल किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या कह रहा है, यानी कि जो ये एटीपी बनी, अब इसका टर्मिनल फॉस्फेट जब इसको यूज करना होगा, इसका जो टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक डाउन होगा एडीपी वाला, तो इसमें 30.5 किलो जूल मोल एनर्जी रिलीज होती है। टर्मिनल फॉस्फेट क्या है, यानी कि फिर जो थर्ड वाला टर्मिनल है, एडीपी का जो सेकंड वाला टर्मिनल है, यानी कि लास्ट वाला जो फॉस्फेट है उसको टर्मिनल फॉस्फेट कहा गया है। तो फॉस्फेट जो ग्रुप ऑफ लिंकेज, यानी लिंकेज का मतलब था ये ज्वाइन थे, लिंकेज थे एटीपी में लिंकेज थे। अब एटीपी में इसका थर्ड फॉस्फेट को अगर तोड़ा जाए तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, और जब ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंट में आपका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब हमने ये रेस्पिरेशंस के स्टेप देखे, अभी हम इसको ये वाले कंपैरिजन बाद में देखेंगे। और रेस्पिरेशन की अगर ह्यूमन में पढ़े, चलो तो फोटोसिंथेसिस का और उसका 1 मिनट रेस्पिरेशन का एक डिफरेंस देख लेते हैं। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है तो हमको समझ में आ जाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में, डिफरेंस देख लेते हैं फिर। डिफरेंस देख लेते हैं फिर, काय में डिफरेंस देखना हमको, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ज़्यादा ऊपर लिखने लगे क्या, 1 मिनट, ऊपर हाइट पे थोड़ी ज़्यादा हो रहा है। डिफरेंस देखने जा रहे हैं हम, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में। मैंने बोला था ना आपसे, वादा क्या है ना लेक्चर की स्टार्टिंग में कि बिल्कुल फोटोसिंथेसिस पूरा रिवाइज होएगा, तो होएगा, होकर रहेगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता था? अरे बताओ भाई, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता था? पहला डिफरेंस यही लिख लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में होता था, किसकी एब्सेंस में होता था। फोटोसिंथेसिस होता था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होता था? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। इन द प्रेजेंस of sunlight and chlorophyll। क्या यहाँ पे कोई शर्त है क्या रेस्पिरेशन के? नहीं, ऑक्सीजन हो तो रेस्पिरेशन होगा, हो भी सकती है ऑक्सीजन, तो जब भी रेस्पिरेशन होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगी जब भी रेस्पिरेशन हो जाएगा, वो भाई नाम बदल जाएगा उसका, एनारोबिक हो जाएगा और एरोबिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी शर्त नहीं है, ये रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस, इट्स मे बी और इट्स मे नॉट बी। अगर है तो जब भी हो जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी हो जाएगा।
इट्स मे अकर इन द प्रेजेंस को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंड अब्सेंस को माइनस NC करके लिख रहा हूँ, इन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, रेस्पिरेशन हो जाएगा। वो एनारोबिक टाइप का होगा, जनरल बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है। तो ये वाली बात थी आपकी। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जस्ट अपोजिट केमिकल रिएक्शन बेस पर। तो लिखते हैं दूसरा डिफरेंस, डिफरेंस 2 इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात इन इतनी डिटेल नहीं लिख रहा। रिडक्शन ऑफ CO2 into organic compound that is glucose C6H12O6। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट जस्ट किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6 किसमें हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वो देख लेना आप, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा। फोटोसिंथेसिस कब होती है जनरली, अगर डेजर्ट प्लांट को छोड़ूं तो इन द डे टाइम। फोटोसिंथेसिस होती थी आपकी डे टाइम में, क्या रेस्पिरेशन डे टाइम में, नहीं भाई, कोई कंडीशन नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ होगा ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो तीसरा डिफरेंस ही लिख सकते हो। डिफरेंस नंबर 3, इट अकर्स इन डे टाइम। रेस्पिरेशंस क्या है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स it occurs throughout the life of that organism। किसी ऑर्गेनिज्म के भी आप में बात कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये भाई डे टाइम में हो रहा था, ये तो होता ही रहेगा जब तक उसकी लाइफ है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो होता ही रहेगा। चौथी बात, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था या फॉर्मेशन हो रही थी किसी कंपाउंड की, छोटे छोटे कंपाउंड से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से एक बड़े 6 कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रही थी। तो रिएक्शन कैसी हुई, कैटाबोलिक? नहीं भाई, कैटाबोलिक तो ब्रेकडाउन को बोलते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है तो एनाबोलिक रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखो, एनाबोलिक रिएक्शन, यहाँ पे एनाबोलिक रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दैट इज कैटाबोलिक रिएक्शन अकर। यहाँ पे कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही हैं, और जहाँ पे एनाबोलिक रिएक्शन होती हैं वहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में थी, सनलाइट की फॉर्म में थी। तो 5वां कह सकते हो, यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है, और यहाँ पर आपका एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी आपकी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है। क्या आप बताएंगे आप कि लेक्चर फोटोसिंथेसिस का रिवाइज हो गया, लग रहा है? तो आपको भी ये सारी चीज़ें क्लास के अंदर ही एक प्लेन पेपर लेकर अपने आँखों को बंद कर यानी कि बंद करने का मतलब यह है कि सामने कोई बुक ना रखें, इसको लिख कर देखें, तो आपका टॉपिक फोटोसिंथेसिस रिवाइज होने के साथ साथ ये रेस्पिरेशन टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि 11 JMI या MU के एंट्रेंस में कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाए, आप फोड़ कर ही आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने कवर कर ली। यही बातें किसी अच्छे तरीके से लिख रही हैं भाई, हो सकता है मेरे से अच्छा तरीका हो, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। मैंने साइट को, आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में हो रही है, तो ये लिविंग बीइंग्स में होता है, और सारे लिविंग बीइंग्स में होता है रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग बीइंग्स। ये ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होगा, डे टाइम होगा, और ये आपका थ्रू आउट द लाइफ होगा। मैंने बता दिया, एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है,
तो यहाँ आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो मैंने बता दिया, वहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। और CO2 एंड H2O यूज अप था, यहाँ रिलीज है। बस वो रिएक्शन मैंने केमिकली आपको बता दी, उल्टी रिएक्शन है। फूड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा भाई, यहाँ पे फूड का यूज हो रहा है। अब ड्राई वेट यहाँ इंक्रीज है, वहाँ डिक्रीज है। ड्राई वेट कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा? अरे भाई फॉर्मेशन हो रही है C6H12O6 की, तो ड्राई वेट इंक्रीज है, वहाँ ब्रेक डाउन हो रहा। मेटाबॉलिक रिएक्शन मैंने बता दी आपको, एनाबॉलिक कहाँ कैटाबॉलिक हो रही है? तो फोटोसिंथेसिस में तो एनाबॉलिक होगी ना, क्योंकि कोई ना इस प्रोसेस में तो फॉर्मेशन हो रहा है ना, CO2 से काय का C6H12O6 का ग्लूकोज का यहाँ ब्रेक डाउन हो रहा। तो ये हमने बात की थी। अब रेस्पिरेशंस को हम थोड़ा सा जा रहे हैं रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग की तरफ। किधर मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग की तरफ। तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन को मैं समझता हूँ कि लोअर ऑर्गेनिज्म में भी समझता हूँ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग जा रहा है। मैं एक खाली स्लाइड लेना चाह रहा था, तो मैं आपको 1 मिनट बता दूं कि रेस्पिरेशन होता कैसे है, कि उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस बात पे डिपेंड करते हैं कि किस ऑर्गन्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होंगे। अगर बात की जाए तो अगर उनके सेलुलर लेवल पे बात करूं, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें तो यार ऑर्गन्स तो होने मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सिंगल सेल है। तो वो अपना रेस्पिरेशन क्या है, अपना रेस्पिरेशन जो है वो सेल से ही करेगा। वो कैसे करेगा? डिफ्यूजन के जरिए करेगा। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, आपको पता ही है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या एनवायरमेंटल नीड के अकॉर्डिंग वहां पर रेस्पिरेशन होगा। अब कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास क्या होगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर कोई है तो उसके पास तो भाई ऑर्गन सिस्टम होंगे, तो उसके पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा नहीं होगा? तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा। तो इसी चीज से रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और उनके हैबिटेट के बेस पे, तो रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बदलते हैं। तो मैं इसी चीज को थोड़ा सा अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ 2 बातों के बेस पे बात करने जा रहा हूं मैं। रेस्पिरेशन की, किसकी बात कर रहा हूं? रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लो यहाँ पर, कभी कहो क्या बना दिया। रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर? हैबिटेट। हैबिटेट क्या? हैबिटेट बात जानते हो कि मतलब ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में रहते हैं। तो उस बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होंगे। रेस्पिरेशंस को देखना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। और आपका मोड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही है कि ऑर्गेनिज्म जो है हमारा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो इन 2 बेसिस पर हम रेस्पिरेशन को समझेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, होगा भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी तो रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है। वो मल्टी सेलुलर है तो क्या कंडीशन है? मल्टी सेलुलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, तो क्या कंडीशन होगी? यूनिसेलुलर है तो भाई उसके पास तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ही नहीं, सिंगल सेल है, ना कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं है उसके पास तो वो कैसे करेगा? सिंगल सेल है तो उसमें डिफ्यूजन हो जाएगा, गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन्स टेक प्लेस। तो मैं एक लाइन थोड़ा सा लॉन्ग करके लिख देता हूं कि रेस्पिरेशन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, respiration through simple diffusion। कैसे हो जाएगा? रेस्पिरेशन आपका सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, किसी में स्किन से हो जाएगा,
किसी में आपका पूरे लंग्स होंगे, किसी में गिल्स से हो जाएगा, अलग अलग तरीके होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पेक्टिव मेथड्स होंगे, यानी कि रेस्पेक्टिव मेथड यहाँ पे लगाने का मतलब यह है कि हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि प्रॉपर वहां पे कह सकते हो कि प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, अब हैबिटेट के ऊपर भी तो डिपेंड हो रहा है। टेरेस्ट्रियल में रहने वाला अलग है, यानी कि जो हमारा जमीन पर रहता है, कोई पानी में रह रहा है तो डिपेंड करेगा, टेरेस्ट्रियल में अलग होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, आपका एक्वेटिक में अलग होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग होगा। तो रेस्पिरेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसकी हैबिटेट क्या है और उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसी चीज को देखते हैं हम आगे। इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा मैंने आपको बताया है। रेस्पिरेशन इनमें होगा थ्रू डिफ्यूजन। कैसे होगा इनमें? थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्यूटेनियस टाइप्स हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन की। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका ब्रेकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रेकियल क्या होता है, और आपका पल्मोनरी क्या होता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ये होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है आपका दैट इज फ्रॉम। अब आता है ब्रेकियल रेस्पिरेशन एंड ट्रेकियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो आप बताइए मुझे पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसमें होता है? चलो पहले ब्रेकियल ही देख लेते हैं। ये होता है आपका ब्रेकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ठीक है, आपका आता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है लंग्स, जो ह्यूमन में होगा। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमन बीइंग। इसका एग्जाम्पल होता है आपका फिशेस। ये जो है ना ट्रैकियल रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकियल ट्यूब लिखोगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स वगैरह से आप कॉकरोच का पूरा कॉकरोच डिटेल में पढ़ेंगे जब 11वीं में, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ट्रैकियल्स ट्यूब के जरिए रेस्पिरेशन होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स कॉकरोच लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कॉकरोच। क्या लिख सकते हो आप? कॉकरोच। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन थे। अब हम चलते हैं अपना ह्यूमन की साइड, ह्यूमन रेस्पिरेशन, यानी कि ह्यूमन कैसे रेस्पिरेशन करता है उसको देखते हैं। ह्यूमन का जो अपना रेस्पिरेशन करने का तरीका है, बेसिकली उसमें दो पार्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जहाँ से कंडक्शन होता है आपका एयर का, और एक आपका होता है फाइनल जो लंग्स हैं, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है जाके एल्वोलाई के अंदर, यानी गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो एक तो कंडक्टिंग जोन होती है और एक आपकी गैसेस एक्सचेंज जोन होती है। दो प्रकार से ह्यूमन का रेस्पिरेशन होता है। एक कंडक्टिंग जोन है, तो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी के सिस्टम के कंडक्टिंग जोन
के बारे में बात करूं या रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात करूं, तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आउटसाइड तो ये हमारे तमाम गैसेस हैं। अब जो हमारे गैसेस कैसे अंदर जाएंगे, ऑक्सीजन का अंदर जाना होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारे नोस्ट्रिल के जरिए, यानी कि जो हमारे अपर लिप्स के ऊपर जो 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं नाक के, जिनको ओपनिंग बोलते हैं, नज़ल ओपनिंग, यहाँ से आपका ट्रैक नज़ल क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जो स्टार्ट हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकते हो। फिर आपका आता है नज़ल चैम्बर। नज़ल चैम्बर क्या है कि जो ये हमारे नेयर्स, इंटरनल नेयर्स जो हैं आपके, नज़ल चैम्बर क्या बोलेंगे आप उसको, जो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं उससे ऊपर जो हमारे नाक के नथोड़ बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इस पैसेज को क्या बोलते हैं, नज़ल चैम्बर बोलते हैं। नज़ल चैम्बर जो होता है जनरली डिवाइडेड बाय सेप्टम, यानी कि जो बीच में नाक के बीच में जो हड्डी होती है उसको नज़ल सेप्टम कहते हैं। वो कार्टिलेजिनस बोन होती है आपकी, बेसिकली कार्टिलेज से बनी हुई होती है। फिर उसके बाद आपका एक कॉमन पैसेज ऊपर जाकर आता है, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फूड और आपका एयर के लिए, क्योंकि एयर तो नाक से गई आपकी, मुंह से भी जाती है बेसिकली, बट जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है आपका वो दैट इज नोज के, ये जो आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं एंड नज़ल चैम्बर। तो अब ये नज़ल चैम्बर जाकर ओपन कहाँ होगा, फेरिंग्स में, क्योंकि जो माउथ से ओपनिंग होगा हमारा खाना भी, फूड पाइप, वो कॉमन पैसेज होता है फूड एंड जो खाना है वो भी तो हमारा कहाँ जा रहा है, इसी जगह। यहाँ पर आगे जाके एक फूड पाइप है आपका और एक क्या है, एयर विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। फूड पाइप से आगे होती है ट्रैकिया की लोकेशन, तो देखते हैं। ऐसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक, पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में स्टडी करेंगे। देखो ये दैट इज अ नज़ल पैसेज, यानी कि नज़ल पैसेज हमारा दिखा रखा बाहर, जो ये हमारे नोज है, नोज के जो हमारे बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नोज के जो बाहर होते हैं हमारे, दैट इज नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पर हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या है, ये जो हमारी ओपनिंग है नोज की, इसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। आगे जैसे जाओगे तो आपका नज़ल चैम्बर आएगा, उसको आप नज़ल पैसेज भी कह सकते हो, ठीक है। फिर ये माउथ की ओपनिंग थी आपकी, मैंने आपको माउथ तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया, वक्कल कैविटी। माउथ से जो हमारा फूड अंदर जाता है वो कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाएगा। तो ये जो एरिया है, देखो यहाँ पे आपका, अगर आप क्लियर दिख रहा हो, दैट इज नज़ल पैसेज, ये नज़ल पैसेज है और ये आपका माउथ वाला एरिया है। ये दोनों यहाँ पर आकर कॉमन हो गए हैं। क्या हो गए हैं, यहाँ पे कॉमन हो गए हैं आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको और विजिबल कराने के लिए, दैट एरिया, ये आपका कॉमन एरिया हो गया है, दैट इज कॉमन पैसेज। ये एरिया जो है आपका, ये देखो, ये दिस, यहां से आप आए और ये आपका फूड आया, ये नज़ल पैसेज से आपकी एयर आई, तो ये दैट इज, ये एरिया जो आपका हो गया है, कॉमन एरिया हो गया है। इस कॉमन एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। कॉमन एरिया फॉर फूड एंड एयर इज आल्सो नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स बोलते हैं उस कॉमन एरिया को जहाँ पे फूड और एरिया के, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज हो, कॉमन हो जाता है जाकर, तो उसको हम फेरिंग्स बोल देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अब जो बाहर एटमॉस्फेयर में, दिल्ली जैसी जगह में तो पॉल्यूशन बहुत है, पता नहीं क्या कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे एयर में, तो हमारी नाक में जो हमारे लंग्स तक जो हवा पहुंच रही है, पहले नोस्ट्रिल्स में आई, फिर हमारे नज़ल चैम्बर्स में आई, यानी कि तो होगा क्या, हमारे जो नाक में चैम्बर में हेयर देखने को मिलते हैं आपको, उन हेयर्स में भी कुछ पार्टिकल, नेचर ने जो चीज़ बनाई है बहुत सोच समझ के, यानी नेचर के साथ छेड़छाड़, तो समझ लो आप खत्म। तो जो हमारे नोज में हेयर्स होते हैं उनका भी एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, यानी कि भाई बहुत सी चीज़ों को, यानी कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स को तो वो अपना आप ही यहीं रोक देते हैं नाक के शुरुआत में, लंग्स तक पहुंच जाएं तो कितनी जल्दी हमारे लंग्स डैमेज हो जाएं। बट अब एयर्स में स्मॉल पार्टिकल्स भी हो गए हैं तो काफ़ी दिक्कत होने लगी है लंग्स वगैरह में, दिल्ली जैसी जगह में तो पॉल्यूशन काफ़ी है। तो खैर हम टॉपिक पर आते हैं कि जो एयर है इनका भी कुछ ना कुछ रोल है। रोल इनका ये है कि ये कुछ पार्टिकल्स को यहाँ ही अपने अंदर ही उलझा कर रख लेते हैं, यानी कि पार्टिकल्स यहाँ ही उलझ जाते हैं, अंदर लंग्स तक नहीं जाएंगे। अब बाहर कैसी एयर है, बाहर हमारी गर्म एयर भी होती है, ठंडी एयर भी है। लंग्स को तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट वाली एयर चाहिए, यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर पे एयर चाहिए। तो हमारे कंडक्टिंग पैसेज में ही अगर गर्म हवा है तो वो ठंडी हो जाती है, और ज़्यादा ठंडी हवा है लंग्स के अकॉर्डिंग तो वो कंडक्टिंग पैसेज में ही लंग्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो जाती है, और बहुत से बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे नोज हेयर से ही रुक जाते हैं। अब आके क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स आपका जो हमारा फेरिंग्स था वो अब लीड करेगा ट्रैकिया तक।
तो लैरिंग्स, उस फेरिंग्स को ट्रैकिया तक पहुंचाने वाला रास्ते को लैरिंग्स कह देते हैं, लैरिंग्स कह देते हैं। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। ये लैरिंग्स वाला एरिया, एडम्स एप्पल जो है दैट इज अ साउंड बॉक्स, इसको हम कह देते हैं। ये भी कार्टिलेजिनस बोन से बना हुआ होता है। बाकी हम डिटेल में देखते हैं। ये लैरिंग्स है। अब ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी को बिंड पाइप कहते हैं, यानी कि एयर वाला पाइप जो है, इसी ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं? एयर पाइप या बिंड पाइप कह सकते हो। ट्रैकिया जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरीके से मान लो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पीछे एक पाइप और है, दैट इज द इजोफेरिंग्स। कौन सा पाइप है हमारा? वो इसोफेगस। सॉरी, इसोफेगस हमने कहाँ पढ़ा था? फूड पाइप। ये मान लो ये आगे वाला पाइप है हमारा बिंड पाइप, दैट इज ट्रैकिया। और ये हमारा पीछे वाला जो मैं फिंगर से दिखा रहा हूं, ये क्या है? हमारा इसोफेगस। ठीक है, दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज इसोफेगस। तो ये दोनों पाइप इस तरह से आगे पीछे होते हैं, इस तरह से आगे पीछे होते हैं। अब आगे तो क्या है? फूड पाइप नहीं, एयर पाइप है, दैट इज ट्रैकिया। और पीछे फूड पाइप है। तो खाना आएगा तो पहले कहाँ जाएगा? खाना तो पहले कहाँ जाएगा? तो खाना तो पहले एयर पाइप में चला जाएगा, और एयर पाइप में खाना। जब एक पाइप, एक रास्ता है ही नहीं फूड के लिए, तो उसमें फूड चला जाएगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो नेचर ने इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम दिया है। हम जो है पहले अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल है। मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू, इस टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूँ समझाने के लिए। बाकी हम डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, पाइप की लोकेशन भी दिखाऊंगा। तो इस जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, और इस ग्लोटिस को जब फूड आता है, हम फूड को स्वेलो करते हैं, तो एपिग्लोटिस नाम का एक फ्लैपी लेयर इसको कवर कर लेता है कि खाना हमारा किस में नहीं जाए? एयर पाइप में नहीं जाए, खाना अपना प्रॉपर फूड पाइप में ही जाए। कभी कभी देखा होगा आपने, आप खाना खाते हुए बात कर रहे हैं, फंदा लग जाता है, तो खाना क्या होता है आपका? एपिग्लोटिस आपका फ्लैप नहीं कर पाता, आपका खाना एयर पाइप में चला जाता है फूड पाइप की वजह से। तो उसी वजह से आपको फंदा लगता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, देखते हैं हम आगे क्या क्या आपकी डिटेल है। देखो, ट्रैकिया की बात कर रहा था मैं, ये ट्रैकिया है हमारी, दिस इज अ ट्रैकिया। ये हमारा एपिग्लोटिस है, वही कवर जिस कवर के बारे में मैं बोल रहा था कि ये खाने को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है, यानी कि ट्रैकिया में। और ये उसके ऊपर हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या काम करता है? मैंने बताया था आपको, जो हमारा इसके ऊपर हमारा फेरिंग्स था, उस फेरिंग्स को किसमें? ट्रैकिया में लीड करना है, यानी कि फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ने का काम कौन करता है? ये लैरिंग्स है, दैट इज लैरिंग्स। इसको लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया पर आपको क्या दिख रही है? दिस इज अ, ये ट्रैकिया पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा, सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप इसको देखोगे तो ये इस तरीके से कवर करता है इसको सी शेप में। ये सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर कवर करता है ट्रैकिया को, ट्रैकिया को कवर करता है सी शेप लाइक रिंग स्ट्रक्चर। ये कार्टिलेजिनस रिंग है। ये जो हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कार्टिलेजिनस रिंग। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये सी शेप होता है, यानी कि आगे जाकर उसको सी शेप में कवर कर रहा है। ये 3D व्यू नहीं है आपके सामने, अगर 3D व्यू होगा तो आप इसको देखेंगे तो ये सी शेप होते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं। ये हमारी ट्रैकिया को कवर करते हैं, और ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाती है। ट्रैकिया हमारी आगे डिवाइड होती है कैसे? ये ट्रैकिया आगे डिवाइड हो रही है आपकी, देखो इस तरफ और इस तरफ, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई और प्राइमरी ब्रोंकियाई आगे डिवाइड होने लगते हैं सेकेंडरी में, और सेकेंडरी वाले आगे डिवाइड होने लगते हैं टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में। तो इस तरीके से ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे, ये ट्रैकिया का डिवीजन है। ओके, ठीक है, तो इसको एक बार हमने देखा। अब मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है, उसको नोस्ट्रिल्स भी कह सकते हो आप, एक्सटर्नल नेयर को नोस्ट्रिल्स कह सकते हो। दीज आर टू लार्ज साइज, these are too large size apparatus present at the lower end of nose and above the mouth, these are for inhalation। मैंने आपको बताया था, जो हवा आएगी यानी कि एयर का इंटेक करेंगे, ये नोस्ट्रिल उसी के लिए है, एक्सटर्नल है, एक पेयर होता है यानी कि 2 होते हैं। इसी तरीके से हमारा बात करेंगे नजल चैम्बर क्या होता है। these are two long sized chambers, ये भी लॉन्ग साइज चैम्बर है इनसाइड द नोज, नोज के अंदर। These are separated from बक्कल कैविटी, यानी ये जो बक्कल कैविटी है, हमारी जो कैविटी है, ये अपर पैलेट देखा होगा आपने, छू के देखेंगे, हार्ड सा पैलेट होता है जिसको हम अपर पैलेट बोलते हैं।
इस पैलेट से ये बकल कैविटी से सेपरेट होता है नजल चैम्बर, और आपका बीच में अपने आप में भी ये दो बनते हैं, तो वो आपका काय से बनते हैं, नजल सेप्टम से बनते हैं। ध्यान रखना, नजल सेप्टम तो इन दो को डिवाइड कर रहा है, नजल चैम्बर को आपस में डिवाइड कर रहा है कौन, नजल चैम्बर दो बना रहा है, दो चैम्बर बनाने में कौन मदद कर रहा है, दैट इज नजल सेप्टम। और आपका ये बकल कैविटी से यानी माउस से कैसे अलग है, माउस से अलग कर रहा है इनको हार्ड पैलेट, अपर पैलेट, जिसको हार्ड पैलेट होता है, जिसको हम अपर पैलेट बोलते हैं, फ्रॉम बकल कैविटी, और हार्ड पैलेट सपोर्टेड बाय द बोन्स व्हाइल दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर वाया नजल सेप्टम। अपने आप में एक दूसरे से सेपरेट कैसे हो रहे हैं, नजल सेप्टम से, यानी कि नजल सेप्टम तो नजल चैम्बर के बीच में जो कार्टिलेजिनस सेप्टम है उससे तो ये दो चैम्बर बन रहे हैं, एक नोज का रास्ता अलग है, एक नोज का रास्ता अलग है, बीच में जिसको नाक की हड्डी लेमैन लैंग्वेज में कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम नजल सेप्टम। बट आपका ये जो हमारा माउस से ये क्योंकि नजल पैसेज आगे जाके तो कंबाइन हो रहा है, मैंने आपको बताया था फेरिंग्स में, आगे जाके जो फेरिंग्स में तो ये कॉमन हो रहा है, आगे जाके तो वही फेरिंग्स में ये कॉमन हो रहा है, आगे जाके ये चैम्बर देखो यहाँ फेरिंग्स में, कहाँ पे फेरिंग्स में आके यहाँ तो कॉमन हो रहा है, फेरिंग्स में तो कॉमन हो रहा है, फेरिंग्स में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। बट इसको जो अभी माउस से जो बचाया जा रहा है, यानी माउथ से इसको बगल कैविटी में ओपनिंग से बचाया जा रहा है, वो हार्ड पैलेट से बचाया जा रहा है। काय से बचाया जा रहा है कि कॉमन हार्ड पैलेट से इसको सेपरेट किया जा रहा है, सेपरेटेड लॉन्ग साइड चैम्बर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम बगल कैविटी, बगल कैविटी से जो सेपरेट हो रहे हैं थ्रू हार्ड पैलेट, यानी कि अपर पैलेट कहते हैं। जो लोअर पैलेट है यानी कि लोअर हमारा जहां पे आपकी जुबान होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, बट जो अपर पैलेट होता है आप छू के देखेंगे काफी टफ होता है आपके मुंह में, बगल कैविटी में, तो उससे नजल चैम्बर को सेपरेट किया जा रहा है बगल कैविटी से, और अपने आप में जो नजल चैम्बर दो बन रहे हैं वो नजल सेप्टम से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, यही वाली बात यहाँ पे लिख रही है, ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं वाई नजल सेप्टम। और ये नजल सेप्टम क्या है आपका, कार्टिलेजिनस होता है। कैसा होता है, कार्टिलेजिनस, यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, सिंपल सी बात है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज को डिटेल में पढ़ोगे आप आगे 11वीं क्लास में, और आपने 9th में भी शायद उसको देखा होगा, तो अभी नहीं देखते हैं, बाकी डिटेल 11वीं में है इसकी। ठीक है, मैंने फेरिंग्स बताया ही आपको, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, इट इज अ स्मॉल चैम्बर विच इज एयर पैसेज एंड फूड पैसेज। ये आपका एयर पैसेज क्या है, एयर पैसेज एंड फूड पैसेज ओपन क्रॉस ईच अदर, यानी कि यहाँ पे एयर पैसेज और फूड पैसेज का ओपनिंग होता है, ये दोनों एक कॉमन पैसेज बन जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, आपका कैसा पैसेज बन जाता है, ये आपका कॉमन पैसेज बन जाता है। अब ग्लोटिस क्या है, मैंने आपको बताया है, ग्लोटिस जो है, ट्रैकिया जो होता हमारा, दैट इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया जो है इसकी ओपनिंग को ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को ही हम ग्लोटिस कहते हैं, इस ट्रैकिया की ओपनिंग को ही ग्लोटिस कहते हैं, जो कि कवर कर ली जाती है जब फूड को हम स्वेलो कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस की मदद से इसको हम कवर कर लेते हैं, तो यही ग्लोटिस है। ये क्या है आपका, ग्लोटिस है। ग्लोटिस इट लाइज इन फेरिंग्स एंड लीड्स इनटू वॉइस बॉक्स, यानी कि वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंग्स एंड विंड पाइप, ट्रैकिया में जाएगी ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, जब खाना निगलते हैं, फूड मैंने बताया था आपको, जो खाना हमारे मुंह में होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, तो इन्होंने उस फूड को बोलस यहाँ बोल भी दिया है। इट कैन क्लोज बाय लोब्ड लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस, जिसकी वजह से प्रिवेंट होता है कि खाना हमारा एयर पाइप में या विंड पाइप में नहीं जाए। ठीक है, विंड पाइप में नहीं जाए। अब आपका ट्रैकिया विंड पाइप है, मैंने बताया है आपको, और इसमें कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग होती हैं, ये सारी बातें यहाँ लिख रही होंगी। लॉन्ग नैरो एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नेक में ही आगे, और आगे जो फूड पाइप से आगे जो होता है वो ट्रैकिया ही होता है। इट इज सपोर्टेड बाय रिंग लाइक कार्टिलेज, मैंने बताया था देखो, कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग ने प्रिवेंट जो कोलैप्सिंग, इससे मदद हेल्प, इसका फंक्शन क्या है, कोई बोले आपसे कि फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग, जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है उनका फंक्शन क्या है, उन कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन होता है कोलैप्स ना कर जाएं, यानी कि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, उसके कोलैप्स होने को प्रिवेंट करती हैं ये सी शेप रिंग। अपर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, यानी कि जो उसका एक्सपेंडेड पार्ट है उसको हमने बताया था आपका लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स से डायग्राम में दिखाया भी है। ठीक है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, ये ट्रैकिया मैंने आपको बताया, डायग्राम में दिखाया भी है
कि ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में और प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी में एंड सेकेंडरी से टर्शियरी, इस तरीके से ये डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, देयर आर टू स्मॉल यानी प्राइमरी स्मॉल साइज टू फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ ट्रैकिया इनटू थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है अभी हम लंग्स में पढ़ेंगे तो थोरैक्स समझेंगे। लंग्स आर प्रेजेंट इन अ थोरैसिक चैम्बर, और थोरैसिक चैम्बर कैसे बना होता है अभी मैं लंग्स में आपको बताता हूं। ईच प्राइमरी ब्रोंकाइस एंटर इनटू लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड, दीज आल्सो सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस लिग्स। अब आपसे एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछे कि प्राइमरी ब्रोंकाई भी आपके क्या है, डायग्राम में दिखाया भी था मैंने कि प्राइमरी ब्रोंकाई भी आपके सी शेप कार्टिलेजिनस से सपोर्ट होते हैं। कि सेकेंडरी में भी ऐसा होता है, कि टर्शियरी में भी ऐसा होता है? नहीं, टर्शियरी और सेकेंडरी में आपकी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग अब्सेंट होती हैं, ये सिर्फ आपकी प्राइमरी तक होती हैं। कहाँ? ट्रैकिया से स्टार्ट हुई और कहाँ तक हैं? प्राइमरी तक हैं। तो क्या है फंक्शन, क्या है इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का? फंक्शन है प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मैंने आपको समझाया था भी कि दिस इज सी शेप रिंग, और डायग्राम में देख सकते हो ये सी शेप रिंग जो है कहां तक है? आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई तक है, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर इसको लेवल करो तो ये आपका सबसे ऊपर जो दिख रहा है दैट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है? प्रिवेंट करता है खाने को फूड पाइप, एयर पाइप में जाने से, खाने को एयर पाइप में जाने से प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, लीफी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? लीफी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। कौन है? एपिग्लोटिस है आपका। लैरिंग्स क्या है? ये आपका साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स कह देते हैं इसको। ठीक है, ट्रैकिया क्या है? आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्रैकिया ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मैन विंड पाइप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, पीछे डिटेल में देख लिया आपने, लिखा हुआ है। अब ये जो ट्रैकिया डिवाइड से आगे काय में हो रहा है? ब्रोंकस में आपका। इसको प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई में आगे डिवाइड होता है। जो प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं उन पे भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अभी ये आपके लंग्स हैं, लंग्स को हम अभी आगे समझते हैं, देखते हैं लंग्स क्या होते हैं। ये लंग्स इन ह्यूमन जो होते हैं, देयर आर टू लंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स। सॉफ्ट होते हैं, पिंकिश इन कलर होते हैं। एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है। आपको पता होगा लंग्स जो हैं आपके काय को कवर करते हैं? हार्ट को कवर करते हैं, यानी कि हार्ट जो है लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और लंग्स जिस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी या उस चैम्बर्स को हम थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर कह सकते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी एंड थोरैसिक चैम्बर, और लंग्स के बीच में ही हार्ट होता है। लेफ्ट लंग्स में हार्ट होता है, तो लेफ्ट लंग्स में जो है एक नोच पाई जाती है जिसको हम कह देते हैं कार्डियक नोच। अब लंग्स में भी अपने जो डिवीजन होते हैं, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब में डिवाइड होता है, और आपका राइट लंग्स जो है वो 3 लोब में डिवाइड होता है। राइट लंग्स जो है आपका थोड़ा एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग्स बड़ा होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम देखते हैं। ये लिखा है देयर आर टू सॉफ्ट इलास्टिक पिंकिश कलर स्पंजी लंग प्रेजेंट इन द एयर टाइट कैविटी, दैट इज थोरैसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कह देते हैं। नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं जैसे चेस्ट। ठीक है, वर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि दोनों साइड में हार्ट के प्रेजेंट होते हैं। और इस थोरैसिक कैविटी के बारे में अगर मैं बात करूं, थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक कैविटी को एक बार मैं समझूं तो ये क्या होता है? थोरैसिक चैम्बर कैसे बनता है? थोरैसिक चैम्बर दैट इज थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर को देखते हैं कि थोरैसिक चैम्बर होता क्या है, थोरैसिक चैम्बर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो थोरैसिक चैम्बर्स को अगर हम देखें, पहले तो हमें पता होना चाहिए बॉडी के 2 व्यू होते हैं। एक होता है वेंट्रल, आगे वाले व्यू को हम क्या बोलते हैं? दैट इज वेंट्रल व्यू, एंड पीछे वाले व्यू को जो है डोर्सल व्यू बोलते हैं। और ये जो मेरा साइड का व्यू होता है इसको लेटरल व्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे वेंट्रल, पीछे मेरे डोर्सल, एंड दिस साइड व्यू इज लेटरल व्यू। तो थोरैसिक चैम्बर जो है वेंट्रल से आपका किसकी मदद से बनता है? वेंट्रल में होती है स्टर्नम, एक रिब्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारी बोन होती है स्टर्नम बोन। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर जो वेंट्रल से होता है आपका बनता है दैट इज स्टर्नम बोन, एंड आपका डोर्सली जो बनता है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम रीढ़ की हड्डी नॉर्मल भाषा में लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं। और लेटरली आपका रिब्स से बनता है, और आपका बीच नीचे से जो ये हमारा थोरैसिक चैम्बर्स एब्डोमेन से अलग होता है विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की मदद से। डायफ्राम क्या है? एक आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, वो हमको हमारे एब्डोमेन से इस थोरेसिक चैम्बर को अलग करता है। समझ लेते हैं। थोरेसिक चैम्बर कंसिस्ट विद द हेल्प ऑफ, अगर आप देखें इसको वेंट्रली, यानी कि वेंट्रल आगे वाली साइड से जो होता है वेंट्रली, तो थोरेसिक चैम्बर में क्या होता है, वेंट्रली क्या होता है आपका स्टर्नम, ये बोन होती है आपकी एक स्टर्नम, और नंबर 2 डोर्सली यानी कि पीछे से, डोर्सल क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मैंने बताया था आपको लेटरली कैसे होता है, लेटरली आपका क्या होता है, रिब्स और लेटरली रिब्स, ये थोरेसिक चैम्बर है। अगर नीचे से बोल दें हम तो हमारी डायफ्राम भी थोरेसिक चैम्बर में कंसिस्ट कर सकते हो आप, डायफ्राम ये लोअर साइड में होती है। ठीक है, अब डायफ्राम होता क्या है, मैंने आपको बताया कि आर शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा एब्डोमेन से थोरेसिक चैम्बर को अलग करता है। चलो लंग्स के बारे में और भी बात लिख देते हैं। कितने लंग्स होते हैं इन ह्यूमन, 2 लंग्स तो लिख ही रहे हैं हमारे, 2 लंग्स होते हैं ना इन ह्यूमन। टू लंग्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसमें, एक आपका होता है लेफ्ट लंग, एक आपका होता है राइट लंग, राइट लंग। और लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग जो है उसमें आपकी एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। लेफ्ट लंग में क्या है, कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। कार्डियक नोच बेसिकली कहाँ है, जहां पे हार्ट प्रेजेंट होता है वहां पे एक नोच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको कार्डियक नोच कह देते हैं। यहाँ पे कार्डियक नोच जो है आपकी एब्सेंट है, कार्डियक नोच दैट इज एब्सेंट इन हेयर। ठीक है, दूसरा आपका जो लेफ्ट लंग है इसमें 2 लोब्स होती है, 2 लोब्स प्रेजेंट होती है। यहां पर आपका 3 लोब्स होती है। ठीक है, 3 लोब्स हैं, और जो लेफ्ट लंग है स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इसके राइट लंग के, ये थोड़ा लार्ज होता है। बेसिकली इतना हमको पता होना चाहिए। अब लंग्स की जो कवरिंग होती है, थोड़ा डिटेल मैंने बस मेम्ब्रेन के बारे में वो समझ ले, जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये लंग्स को शॉक से, हैवी शॉक से और फ्रिक्शन वगैरह से प्रिवेंट करती है। लंग्स की मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स क्या होती है, मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स आपकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है जगह क्या, तो अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ। मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, डायफ्राम इज डायफ्राम तो मैंने बताई दी आपको, मस्कुलर पार्टीशन एंड जो हमारा सेपरेट करता है किसको, थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज सेपरेट फ्रॉम थोरेसिक कैविटी टू एब्डोमिनल कैविटी, मैंने बता दिया दैट इज डायफ्राम के बारे में। बट यहाँ ही लंग्स के रिलेटेड एक पॉइंट और लिख देता हूं, लंग्स से रिलेटेड एक पॉइंट्स है कि लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, lungs covered by a membrane, lungs covered by a membrane that is pleural membrane, pleural गलत हो गई स्पेलिंग, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लंग्स के बीच में 2 लेयर होती हैं, प्लूरल फ्लूइड से भरी होती है, इन चीजों का भी हमें
नहीं समझना है। इस प्लूरल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, ये लंग्स को प्रिवेंट करती है, यानी कि हाई शॉक से और आपका फ्रिक्शन वगैरह से ये प्रिवेंट करती है कि लंग्स को कोई डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। ये है आपका कि भाई लंग्स जो हैं, मैंने बताया था, देखो दिट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन, ये आपको येलोइश कलर से दिखा रखी है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन है ये आपकी। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है फिल्ड विद फिल्ड विद फिल्ड विद फिल्ड विद प्लूरल प्लूरल फ्लूइड। कैसे फिल्ड होती है? ये आपका प्लूरल फिल्ड से फ्लूइड होती है। ठीक है, अब लंग्स में ये ब्रोंका है, ब्रोंकस के बारे में हमने समझा ही था, और ये रिब्स के एंड्स दिखा रहे हैं, यानी कि रिब्स से जो थोरेसिक चैम्बर से बनो भी है, कुछ इस तरीके से रिब्स आ रही होंगी। ठीक है, इस चैम्बर को प्रिवेंट करना है। ये उसकी कटोवा दिखा रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये आपकी डायफ्राम है, दैट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर। आर्क शेप बोला था मैंने इसको, सी शेप कह सकते हो। अब ये हार्ट है, आप देख सकते हो, ये आपका लेफ्ट लंग और राइट लंग्स कैसे देखोगे आप? अब इस तरीके से देखोगे कि ये व्यू, जैसे मैं हूँ, ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है, तो जो लेफ्ट लंग है इसमें एक कार्डियक नोच देखने को मिल रही है, यहाँ पे कार्डियक नोच है, और ये लेफ्ट लंग जो है 2 लोब में प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और ये 3 लोब बना लेता है, ये 3 लोब में होता है, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। राइट लंग 3 लोब होती हैं, और इसकी लेफ्ट की जो है 2 लोब होती हैं, 1 लोब, ये 2 लोब। ठीक है, लंग्स में आगे आगे लंग्स में काफी सारी एल्वुलाई होती हैं, एल्वुलाई का ग्रुप होता है, ये आपकी यहाँ ही आपका गैसेस एक्सचेंज होगा। अभी जो पढ़ रहे थे हम, सारी की सारी कंडक्टिंग जोन थी, यानी कि अभी हमने जो था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो देखा है, अब हमें लंग्स का जो कंडक्टिंग जोन, ये एल्वुलाई थी, अब हम लंग्स पाए तो ये हमारे यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज वगैरह होगी। तो कैसे गैसेस एक्सचेंज होगी उसको देखते हैं। जो एल्वुलाई है, यानी कि हमारी क्या था, हमने एयर का इंटेक हो रहा था, बट बॉडी में क्या था, CO2 की फॉर्मेशन हो रही थी। तो बॉडी जो है ब्लड के थ्रू, बॉडी जो है हमारी ब्लड के थ्रू CO2 लाएगी कहां तक? एल्वुलाई तक। और एल्वुलाई जो हमारी ऑक्सीजन आ रही है, वहां से एल्वुलाई और ब्लड में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा CO2 एंड ऑक्सीजन का, CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो फाउल एयर पे बाहर आ जाएगी एल्वुलाई के थ्रू, इस ट्रैक के जरिए बाहर चली जाएगी। जो अच्छी एयर यानी कि ऑक्सीजन आई थी, यानी कि फ्रेश एयर आई थी, वो ब्लड ले जाएगा, बॉडी को सप्लाई कर देगा। तो गैसेस का एक्सचेंज जो है बेसिकली वो कहाँ होता है? एट एल्वुलाई वॉल पर होता है। कहां पर होता है? एल्वुलाई वॉल पर होता है आपका। अब आपका टॉपिक जो है ब्रीदिंग, और ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म रह रहा है। मैं देखता हूँ एक मिनट, लेक्चर अगर लॉन्ग हो रहा होगा तो फिर हम इसको यहाँ बाइंड कर देंगे, और वरना फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट लेक्चर की ड्यूरेशन चेक कर लेते हैं। हाँ देखो, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लगभग 1 आवर्स 23 मिनट का हो गया, तो मैं ब्रीदिंग तो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसको अपलोडिंग वगैरह में फिर दिक्कत रहेगी, आपको भी इतना लंबा लेक्चर देखने में काफ़ी दिक्कत होगी। मुझे पता भी नहीं चला कि 1 आवर 23 मिनट का लेक्चर हो गया, 1.5 घंटे का। तो ठीक है, हम यहाँ से अभी अपना ब्रीदिंग देखेंगे, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म देखेंगे क्या होता है। और थैंक यू, आपका ALC क्लासेस को फुल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, जब कंटेंट तो ऐसा डिलीवर कर रहे हैं कि 1 आवर 23 मिनट का भी मुझे पता नहीं चला कि क्या मैंने कितनी देर बोल दिया। तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, टेलीग्राम चैनल है हमारा यजदानी JMI करके, और नंबर भी स्लाइड्स पे मेंशन कर रखा है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के, और जैसे भी आपको कनेक्ट होना है हमसे, सारे लिंक हैं। और भी कोई नीड हो तो आप बताएं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि और भी 9th वगैरह के लिए भी बायोलॉजी देखूँ, 9th के स्टूडेंट्स के भी काफ़ी कमेंट्स और मैसेज वगैरह आ रहे हैं, तो कोशिश करते हैं 9th के लिए भी बायोलॉजी लाने की। ठीक है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।